सभी जो हमारे साथ जुड़े हैं उन सबको बहुत बहुत नमस्कार। और इस खेती संवाद के इस एपिसोड में जो हम 2 महीने के बाद वापस शुरू कर रहे हैं, बीच में 2 महीने का गैप हो गया था। इसमें आप सबका स्वागत है। और इसमें हम लोग एक्चुअली 2 महीने ऑफ थे बिकॉज एपिसोड्स नहीं कर रहे थे, बिकॉज सितंबर में हमारे एक कॉन्क्लेव होने वाला है 15 दिन का, जिसमें आधे घंटे के ऑनलाइन सेशंस होंगे बैक टू बैक, और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड अटेम्प्ट करने की कोशिश है। उसकी तैयारी की वजह से 2 महीने से हम आप लोगों से नहीं मिल पाए। अब हम लोग लगातार मिलेंगे एवरी मंडे हिंदी में खेती संवाद के लिए। और हमारे साथ आज बाइसिकल मैन ऑफ इंडिया हैं, जिनका नाम है श्री नीरज कुमार प्रजापति जी। आपका स्वागत है इस जी एपिसोड में। और इसके पहले कि मैं आपको आमंत्रित करूं सबके संग बात करने के लिए, ये थोड़ा सा खेती संवाद के बारे में मैं बताना चाहूंगी कि किस किस तरीके से खेती संवाद हमारे किसान भाइयों की मदद कर रहा है और उनको सही चीजों से, सही एसेट्स के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहा है। तो सिद्धांत, कैन वी हैव द नेक्स्ट स्लाइड। सो इसमें हमारे बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं जिसमें हम किसान सशक्तिकरण हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। इनके सबके बारे में मैं आपको दो दो शब्द बोलूंगी, ताकि आपको समझ में आ सके कि किसान खेती वाला किस किस क्षेत्र में क्या क्या काम करने की कोशिश कर रहा है। खेती कॉर्नर के जरिए हर 5 किलोमीटर में एक बाजार खोलने का प्लान है, ताकि जो किसानों का सामान है वो घर घर तक पहुंचाया जा सके। डायरेक्टली फार्मर्स अपना सामान, किसान अपना सामान कंज्यूमर्स के पास, उपभोक्ताओं के पास पहुंचा सके बिना किसी मिडिलमैन के। सो ये खेती कॉर्नर हमारा एक इनिशिएटिव है। फिर दूसरा इनिशिएटिव है खेती केंद्र। इसमें इस केंद्र के माध्यम से बीज, मशीनरी, उर्वरक, कीटनाशक, आधुनिक मशीनरी, इन सब को किसानों तक पहुंचाने का प्रयास है। और इसमें हर तरह का मार्गदर्शन मिलेगा किसान भाइयों को अच्छी खेती करने के लिए। वो कैसे अपनी फसल को सुधार सकते हैं, अपनी खेती प्रैक्टिसेस को सुधार सकते हैं, खेती केंद्र के अंतर्गत ये सब करने का प्रयास है। फिर हमारे पास है खेती कल्याण। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट, जो भाग्य स्वामी पद्धति से इन्वेस्टमेंट लाने की कोशिश है, ताकि हमारे किसान भाइयों को आर्थिक रूप से सहायता मिल सके। और इस प्रकार जो है हमारे किसान भाइयों के ऊपर कर्ज का बोझ कम हो सके। फिर हमारे पास है खेती वाला पत्रिका, जिसके माध्यम से हम अलग अलग भाषाओं में किसान भाइयों को अलग अलग इंफॉर्मेशन भेजते हैं। वर्तमान में ये अंग्रेजी में चल रही है और जल्दी ही ये तेलुगु, कन्नड़, हिंदी, आपके बाकी विभिन्न भाषाओं में प्रकाशित करने का हमारा प्रयास है। खेती पुरस्कार के माध्यम से हम खेती के क्षेत्र में अच्छा काम करने वाले सभी लोगों को सम्मानित करने की कोशिश करेंगे। और खेती समिट में हर प्रकार के जो स्टेक होल्डर्स हैं हमारे एग्रीकल्चर के, उन सबको एक ही रूफ के अंदर लाने की जो है प्रयास है, जहाँ पे किसान भाई, आपके विशेषज्ञ, मशीनरी कंपनियां सब एक साथ एक छत के नीचे आकर कैसे वो एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, ये खेती समिट के अंतर्गत है। केवी डायलॉग्स, ये जो हमारा एक एपिसोड है, ये भी केवी डायलॉग्स के अंतर्गत आता है। इसमें हम अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग विशेषज्ञों को बुलाते हैं, किसान भाइयों को डायरेक्ट प्रैक्टिकल नॉलेज देने की कोशिश करते हैं, कृषि संबंधों के बारे में चर्चा करते हैं, ताकि हमारे किसान भाई इन सारी इंफॉर्मेशन का लाभ उठा के अपने खेती में यूज कर सके। केवी संवाद 5 भाषाओं में चल रहा है, अंग्रेजी, तेलुगु, तमिल, हिंदी और मराठी। और एक दो इंटरनेशनल लैंग्वेजेस में भी अभी लॉन्च हुआ है पिछले हफ्ते। हम आने वाले दिनों में कन्नड़, उड़िया, बंगाली, पंजाबी, असमीज, गुजराती और अन्य भाषाओं में भी शुरुआत करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये हमारा केवी डायलॉग्स जो हिंदी में है, ये भी जो है इसी कोशिश के अंतर्गत है। खेती कोष वापस किसानों को सीधा उनके संग पार्टनरशिप करने का, साझेदारी करने का एक माध्यम है, जहाँ पे निवेशक डायरेक्टली किसानों के साथ साझेदारी कर सकते हैं। तो इन सब इनिशिएटिव्स के माध्यम से खेती वाला किसान भाइयों को हर प्रकार की मदद प्रदान करने की कोशिश कर रहा है। अभी इन सेशंस के थ्रू हम क्या कोशिश करते हैं कि हम हर अलग अलग प्रकार के विशेषज्ञों को बुलाएं, उनकी जो प्रैक्टिकल नॉलेज है, जो उन्होंने एक्चुअली यूज करी हुई है, उस नॉलेज को आप तक पहुंचाएं, और आप उस प्रैक्टिकल नॉलेज का फायदा उठाकर अपनी खेती के प्रैक्टिसेस को सुधार सकें। ये मैंने आपको बोला कि हम लोग ये प्रयास है हमारा कि मिडिल मैन जो है वो बीच में से हट जाए और किसान भाई अपना उपज डायरेक्टली कंज्यूमर्स, उपभोक्ता तक पहुंचा सके, ताकि उनको अच्छे दाम मिल सके और उपभोक्ताओं को डायरेक्टली फार्म फ्रेश वेजिटेबल्स और बाकी चीजें मिल सके। यस सिद्धांत, द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज।
विल टॉक अबाउट द समिट विच वी आर प्लानिंग इन सितंबर। तो हम लोग सितंबर में 15 दिन का एक समिट करने का सोच रहे हैं, कॉन्क्लेव करने का सोच रहे हैं। सारी तैयारियां हो चुकी हैं। ये आपका आधे आधे घंटे के ऑनलाइन सेशंस होंगे अलग अलग भाषाओं में, जिसमें बैक टू बैक विशेषज्ञ आके अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में आपसे बातें करेंगे। और ये उसका पूरा टाइम टेबल है कि कौन से दिन किस टाइप कौन सा टॉपिक हम लेंगे। ये आप लोगों को हम पहुंचाते रहेंगे सोशल मीडिया के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, कि कौन से दिन कौन सा टॉपिक है। तो इन सेशंस में जरूर जुड़े। अराउंड 720 स्पीकर्स हैं जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 15 कैटेगरीज हैं। 25 से ज्यादा देश इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 250 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज इसमें जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और ये 720 सेशंस होंगे जो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होंगे, क्योंकि सारे विशेषज्ञ आपको प्रैक्टिकल नॉलेज देंगे जो वो एक्चुअल अपनी जिंदगी में जो कर रहे हैं, अपने खुद के एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करेंगे। सो इस कॉन्क्लेव में जरूर जुड़िए। सारे सेशंस ऑनलाइन होंगे, इसलिए आप कहीं से भी लॉग इन कर सकते हैं और सारी सेशंस का फायदा उठा सकते हैं। तो इसके पहले सो दिस इज, ये मेरे बारे में थोड़ा सा है। मैं क्लिनिकल डाइटिशियन हूँ और न्यूट्रिशन साइंटिस्ट हूँ। और इस खेती वाला से जुड़ने का मेरा एक ही मकसद है कि हमारे किसान भाइयों का अच्छा ऑर्गेनिक, जिसके बारे में आज बाइसिकल मैन बोलने वाले हैं, ऑर्गेनिक मिलेट्स, उस वो हमारे कंज्यूमर्स तक पहुंचे और उसकी वैल्यू समझें, और हम ज्यादा ऑर्गेनिक चीजें फार्मर्स से डायरेक्टली खरीद के अपने लाइफ में इनकॉर्पोरेट करें। सो इसके साथ ही जो है मैं जो हूँ प्रजापति जी को आमंत्रित करना चाहूंगी इस सेशन को आगे ले जाने के लिए। ये बाइसिकल मैन के नाम से जाने जाते हैं। आपने कितने किलोमीटर बाइसिकल की है, थोड़ा पहले हमको उसके बारे में बताएं, उसके बाद हम अपने टॉपिक के ऊपर जाएंगे, जैविक खेती और मिलेट का भविष्य। एक्चुअली नमस्ते मेरे सभी किसान भाई को। जय जवान जय किसान जय विज्ञान। मेरा नाम नीरज कुमार प्रजापति है और बेसिकली अभी तक मैंने 65,000 किलोमीटर की यात्रा कर 65,000 किलोमीटर की यात्रा हो चुकी। 65,000, दैट इज 65,000। नंबर। कितने कितने दिनों में पूरा किया आपने ये आपका? एक्चुअली ये पिछले 5 साल से हम लोग कर रहे हैं। 9 अप्रैल 2019 को पहले सबसे पहली बार मैंने साइकिल चलाना सीखा था और अभी तक करीबन 5 साल से ज्यादा हो चुके हैं। वी आर रियली ग्रेटफुल कि आप हमारे संग जुड़े हैं। और आप लोग को ये भी बता दूं कि प्रजापति जी जो है डायरेक्टर हैं हैरिट प्रदेश एग्रो फाउंडेशन के, वो ब्रांड एम्बेसडर भी हैं NIFTEM के, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री MO FPI में भी वो स्पीकर रह चुके हैं। तो बहुत ही ज्यादा जो है इनके पास ज्ञान होगा हमारे संग शेयर करने के लिए। तो अभी मैं ज्यादा समय नहीं लेके आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सेशन को आगे ले जाएं। जी, थैंक यू सो मच। और मैं खेती वाला परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। और मैम आपका भी, जो आपने इतना एक अच्छा खेती वाले के बारे में जो नई नई इनिशिएटिव है उनके बारे में हमारे जो किसान भाई हैं और जो आपकी आने वाली जो सितंबर में कॉन्फ्रेंस है उसके बारे में भी बताया। क्योंकि जो ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेके आज के टाइम पे जो पब्लिक में सुनने को मिल रहा है और जो रियलिटी है वो डिफरेंट है दोनों। और जो हमारे किसान भाई मैं देख पा रहा हूँ, बहुत सारे मेरे ऐसे किसान भाई हैं जो मेरे साथ कई चीजों में मिलेट्स को लेके ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेके मेरे साथ जुड़े हुए हैं और वो बीच में ज्वाइन भी किए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा नाम नीरज कुमार प्रजापति है। मैं पिछले 5 साल से 2019 से पहले मैं एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट था और मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़ के मैं एग्रीकल्चर में जब मैं एंटर किया था तो मैं लुधियाना में 2017 में गया था। तो वहाँ जब मैं किसान भाइयों के साथ रहता था तो उन्होंने मुझे कैंसर ट्रेन के बारे में बताया। तो मैंने सोचा ऐसा कैंसर ट्रेन क्या है जिसके कारण ये किसानों को इतनी बड़ी समस्या। और बठिंडा में और अबोहर से एक ट्रेन चलती है जिसमें 75% यात्री कैंसर के पेशेंट होते हैं। तो वहां से मेरे को ये लगा कि ऐसी कौन क्या कारण है जिसके कारण ये ट्रेन चल रही है। नहीं तो अगर ये समस्या जो आज भारत में पंजाब में आ रही है आने वाले टाइम में ये पूरे भारतवर्ष में हो जाएगी। तो उसी चीज को स्टडी करने के लिए मैंने ये चालू की थी। और सबसे पहले जो मेरी यात्रा थी 9 अप्रैल 2019 से पहले मेरे को साइकिल चलाना नहीं आता था। मैंने पहले बार 9 अप्रैल 2019 को सीखा था। और सबसे पहले मैंने अपना डिस्ट्रिक्ट जो मेरा सोनीपत है उसको कवर किया, फिर मैंने हरियाणा राज्य को कवर किया और फिर 2020 में मैं राजस्थान गया तो राजस्थान का मैंने हर एक जिला कवर किया। ऐसे करते करते पूरे राज्य में करीबन हम मोस्टली स्टेट्स में हम कवर कर चुके हैं। तो ये जो यात्रा है आज तक जो अभी तक ये 65,000 से ज्यादा ये यात्रा हम लोग कर चुके हैं, जिसमें हमारा टारगेट है 1,11,111 किलोमीटर। हमारी जो यात्रा होती है इसमें हम गाँव गाँव जाते हैं, किसान भाई की समस्याएं होती हैं उनसे इकट्ठा करते हैं और को जो किसान भाई अच्छा काम कर रहे हैं जैविक खेती में उसको हम एक दूसरे से जोड़ते हैं। और इसका परिणाम ये मिला है कि हमारे जो किसान जो जैविक खेती को लेके या गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस को लेके कर रहे हैं उनको हमने राज्य स्तर पे और नेशनल लेवल पे उनको सम्मानित कराया।
इवन उनको गवर्नर, वहाँ के स्टेट के गवर्नर ने भी उनको सम्मानित किया। तो ये हमारा रिजल्ट इस यात्रा का रहा है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो जैविक खेती है उसको लेकर हम पिछले 5 साल से काम कर रहे हैं। तो जो मेरा अनुभव रहा है कि किसान भाई उगा तो रहे हैं, और सबसे बड़ा जो मार्केट में अगर हम बोले मार्केटिंग का चैलेंज है, उसमें जो मेरा अनुभव रहा है कि अगर कोई किसान ऑर्गेनिक उगाता है या प्राकृतिक या ऑर्गेनिक नेचुरल फार्मिंग से वो कर रहा है, तो उसमें थोड़ा सा उसको टाइम लगता है। और मैं इस किसान भाई से निवेदन करना चाहता हूँ, जो भी किसान भाई इसको देख रहे हैं, जैविक खेती में आपको मार्केटिंग खुद से करनी पड़ेगी। तो मेरे साथ बहुत सारे किसानों के साथ मैंने देखा एक समस्या आती है कि किसान उगा तो लेता है लेकिन वो कहीं बोलना नहीं चाहता। मतलब मैंने उनको कई बार प्लेटफॉर्म भी दिया कि वो अपने प्रोडक्ट के बारे में किसी के साथ शेयर करे। तो किसान क्या है, मेरी जो एक अनुभव रहा है कि आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में खुद एक मार्केटिंग होके एक मार्केटर की तरह आपको जहां भी आपको प्लेटफॉर्म मिले आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में शेयर करना चाहिए। ऐसा नहीं कि शर्मा, क्योंकि मेरे बहुत किसानों के साथ ऐसा हुआ, मैंने उनको प्लेटफॉर्म दिया, उनके साथ मैंने किसी मंच पे बुलाया, लेकिन उन्होंने जब उनसे हमने कहा कि सर आप अपने प्रोडक्ट के बारे में बताइए, तो किसान नहीं बताता। वो सिंपल बस यही कहता है कि मैं जैविक करता हूँ। तो मैं अभी ये चैलेंज भी किसान भाई को कि जो आप उगा रहे हैं उसको अपना आपको प्रेजेंट करना भी आना चाहिए। और जैविक खेती की बात है कि जो अभी मार्केट का सिनेरियो चल रहा है कि बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो रियल ऑर्गेनिक की डिमांड करते हैं। और उसका इश्यू क्या हो रहा है कि मैंने बहुत सारे फार्मरों के साथ भी काम किया इसमें कि अवेबिलिटी, जैसे एक दो फार्मर का मैं नाम यहाँ पे मंच पे किसी का नहीं लूंगा, तो जब हमने उनके साथ डिमांड की चालू की, तो जैसे उनकी सप्लाई जो रॉ मटेरियल हमने परचेस करना चालू किया कुछ पार्टियों ने, तो वो आफ्टर जब उनका एक मार्केट सेट हो जाता है तो वो क्या करते हैं, कई अदर फार्मर से लेके उसमें कुछ उसको खुद अदर फार्मर की श्योरिटी नहीं होती, वो उसको लेके अपने साथ मिक्स करके वो देने लगते हैं। लेकिन कुछ दिन बाद पता चलता है कि जो सामने वाला फार्मर है वो मिक्सिंग कर रहा है। तो इसी चीज को लेके जो ऑर्गेनिक का मार्केट है, जो ऑर्गेनिक में अगर किसी का एक बार भरोसा कायम हो जाता है, तो मतलब उसकी क्वांटिटी बढ़ाने के चक्कर में किसी ऐसे सोर्स से वो कलेक्शन कर लेता है जिसके कारण उसकी मार्केट पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। तो मैं इस चीज को लेके किसान भाइयों से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप पहले जो आप खुद उगा रहे हैं उसके क्वांटिटी में जाइए और उसकी एक मार्केट डेवलप कीजिए। वही बात एफपीओ की, तो मैंने बहुत सारे ऐसे एफपीओ देखे हैं जो जैविक खेती पे कर रहे हैं और बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट है। तो मैं आपसे चाहता हूँ कि पहले, क्योंकि जो ऑर्गेनिक फार्मर एंटरिंग करते हैं, मैंने वेजिटेबल फार्मर्स के साथ भी काम किया, सीरियल्स के साथ भी किया, ऑयल सीड के साथ भी किया, और सभी चीजें। तो जो मेरे को एक अनुभव लगा, अगर आप ऑर्गेनिक खेती करते हैं तो सबसे पहले आप दालों पे जाइए। क्योंकि दालों में क्या है कि उनकी जड़ों में जो पल्सेस होती हैं, उनकी जड़ों में आपको नाइट्रोजन की मात्रा भी मिलेगी। तो जिसके कारण क्या है कि जो उसके अंदर जो बैक्टीरिया रूट के अंदर, वो नाइट्रोजन फिक्सेशन के बैठे होते हैं लेगम्स क्रॉप में, या पल्सेस या लेगम्स जो क्रॉप होते हैं, लेगम्स क्रॉप में जो दलहनी क्रॉप में है उनमें आपको नाइट्रो राइजोबियम पाए जाते हैं। उसके बाद जो पल्सेस हैं, ये चीज जो भी आप ग्रो करेंगे उसमें आपको न्यूट्रिशन की इतनी एडिशनल की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो अगर कोई आप ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ जाते हो, तो स्टार्टिंग में आप जैसे पल्सेस हैं या लेग्यूम्स हैं उनके साथ स्टार्ट कीजिए। धीरे धीरे आप मार्केट डेवलप कीजिए। क्योंकि जो मेरे को अभी सबसे बड़ा देखने को मिला है कि किसान भाई क्या करते हैं, एकदम सबसे पहले ऑर्गेनिक वेजिटेबल पे जाते हैं। ऑर्गेनिक वेजिटेबल में किसी तरीके से उनको अगर पैकेज एंड प्रैक्टिस मिल भी जाती है तो उनको मार्केट नहीं मिल पाता। मार्केट का सबसे बड़ा सिनेरियो क्या होता है कि जो भी बड़ी सिटी है जहाँ पर उसकी डिमांड है, वो फार्म से दूर होती है, जिसके कारण अगर वो किसान मान के चलो 10 किलो टमाटर या 20 किलो टमाटर या 50 किलो भिंडी भी उगा लेता है, तो वो उसको एक एक घर में डिलीवरी करने देता है, तो उसकी कॉस्टिंग बहुत ज्यादा पड़ती है। तो मेरा यही मानना है कि अगर आप ऑर्गेनिक फार्मिंग में जा रहे हैं, तो चाहे आप पल्सेस पे स्टार्टिंग में आप पल्सेस पे ट्राई किए, क्योंकि अभी जो बजट भी आया गवर्नमेंट का पल्सेस और ऑयल सीड को लेके बहुत, गवर्नमेंट एक अलग से बजट भी डिक्लेयर की है। और उसके अलावा गवर्नमेंट का भी, मैं रिसेंटली मिनिस्ट्री में मिला था, तो गवर्नमेंट ने इसको 100% सब्सिडी पे बायबैक भी करेगी। अगर गवर्नमेंट करती है, वो आपके पास लास्ट हथियार है, नहीं उसके बिना आप खुद की अगर ऑर्गेनिक अगर आपके पास पल्सेस हैं तो वो मार्केट में एक अच्छा रेट आपको दे देंगे। उसके बाद धीरे धीरे आप सीरियल्स पे जाइए। फिर अगर आपको लगता है कि हाँ मैं एक डेली सप्लाई कर सकता हूँ, देन आप वेजिटेबल पे जाइए, जो मेरा एक्सपीरियंस। और दूसरा है कि जो आपके पास वेजिटेबल है, उसकी जो फ्रेश वेजिटेबल, अच्छी वेजिटेबल, उसको आप मार्केट में लेके जाइए। और अगर आपके पास कभी ऐसा है जब आपको रेट नहीं मिल रहा, तो आप उसका वैल्यू एडिशन कीजिए। हमारे साथ बहुत सारे ऐसे किसान भाई, बहुत सारे ऐसे परचेजर भी जुड़े हुए हैं जो उस वेजिटेबल्स का वैल्यू एडिशन करने का परचेजिंग करते हैं, बल्क परचेजिंग करते हैं, जिससे वो अदर कंपनीज को देते हैं। या फिर अगर आपके पास खुद की क्वांटिटी है उतनी की जितना आप एक बड़ी कंपनी को दे सकते हैं, तो आप उस तरीके से भी जुड़ सकते हैं। और इसी के साथ मैं बताना चाहूंगा कि ऑर्गेनिक इनपुट की अगर हम बात करें, तो जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मोस्टली इंडिया में हर एक डिस्ट्रिक्ट में कृषि विज्ञान केंद्र है। भारत में 713 कृषि विज्ञान केंद्र है, जिसमें से 300 से 400 कृषि विज्ञान केंद्रों को मैं ट्रेवल कर चुका, मिल चुका हूँ। और मोस्टली 76 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, उनमें से 30-40 यूनिवर्सिटी में ट्रेवल कर चुका हूँ। तो इसका मेरा अनुभव ये रहा है कि अगर आपके नियर बाय जो भी कृषि विज्ञान केंद्र है, आप उससे कुछ बायोलॉजिकल इनपुट परचेस कर सकते हैं। या फिर बहुत सारी मार्केट में ऐसी कंपनीज भी हैं जिन्होंने
इंस्टीट्यूट से जो टेक्नोलॉजी वो परचेस कर रखी है और बायोलॉजिकल कंट्रोल वो आप वहां से लेके उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, जिससे आप जो मिनिमम यूज है, क्योंकि और दूसरी बात जो हम पेस्ट की मैनेजमेंट, जो मेरे को जैविक किसानों में सबसे बड़ी समस्या देखने को मिली है कि जैविक किसान उगा तो लेता है, न्यूट्रिशन मैनेजमेंट भी कर लेता है, चाहे बायोगैस की स्लरी हो, चाहे वर्मी कंपोस्ट हो, चाहे आपकी जो भी डिकम्पोजिशन किया हुआ मटेरियल हो, रॉ मटेरियल हो या मैन्योर हो, लेकिन जो सबसे बड़ी इश्यू आती है पेस्ट मैनेजमेंट के टाइम पे आती है। तो मेरा अनुभव ये रहा है कि अगर किसान शुरू से आईपीएम को अपनाता है, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट को अगर लेके चलता है, कि जो उसके ट्रैप्स हैं वो प्रॉपर यूज कर रहा है, या कुछ दिन में 15 दिन 10 दिन में नीम ऑयल या फिर खट्टी लस्सी का स्प्रे कर रहा है, क्योंकि इनपुट के बारे में ज्यादा इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि मोस्टली हमारे किसान भाई को पता है कि अगर आप जैविक खेती कर रहे हैं तो वर्मी कंपोस्ट है, या जीवामृत है, घन जीवामृत है, बीजामृत है, या फिर आपके 10 पन्नी अर्क है, या फिर आप उसके खट्टी छाछ हो गई, या फिर आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, जो भी आपका सड़ा गला हरी खाद है उसको आपने ड्रम में घोल लिया। तो ये अलग अलग पैरामीटर, किसी आप फंगिसाइड बना सकते हैं, कुछ आप न्यूट्रिशन मैनेजमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप आईपीएम को यूज करते हैं तो उससे आपके जो भी पेस्ट आते हैं, इंसेक्ट पेस्ट जो भी आता है उसको ट्रैप कर सकते हैं, उससे आपको कंट्रोलेशन मिल जाएगा। ऑर्गेनिक फार्मर की सबसे बड़ी समस्या क्या होती है कि वो लोग प्रिकॉशन नहीं करते। ऑर्गेनिक में क्या है कि एक मेथड आपको पहले प्रिकॉशन करके चलना पड़ेगा, ताकि इंसेक्ट अगर आपके खेत में आ गए तो उसका आपको पता चल जाए और उसको शुरू से ही कंट्रोल करके चले। नहीं तो जैविक किसान मैंने बहुत सारे ऐसे देखे जिन्होंने शुरुआत में प्रिकॉशन नहीं किया और एकदम से किसी भी इंसेक्ट की इतनी ज्यादा पॉपुलेशन हो जाती है कि उसके लिए कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे करके आप कुछ ट्रैप्स हैं आईपीएम में, चाहे येलो स्टिक है, ब्लू स्टिक है या लाइट ट्रैप है, ऐसे कुछ ट्रैप्स आप यूटिलाइज कर सकते हैं जिससे आपको आईपीएम में भी फायदा मिलेगा। और उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा मिलेट की तरफ लेके चलता हूँ, जो मेरा अनुभव रहा है। अभी मैंने, जैसे कि आप सबको पता है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट हमने 2023 हमने सेलिब्रेट किया है। तो उसमें जब यूएन ने इसको, यूएन में भारत सरकार ने 2018 में प्रपोज किया था, उसमें डॉक्टर एस के मल्होत्रा सर उस समय एग्रीकल्चर कमिश्नर हुआ करते थे। और जब उन्होंने इसको प्रपोज किया, और वर्ल्ड में पहली बार हुआ था कि कोई एक साल भारत के नाम से सेलिब्रेट किया गया है। ये इसकी बैक हिस्ट्री थी, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स थी। और जो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स है, इसको जो भारत में किया गया तो हमने देखा कि अलग अलग जगह में इसको ग्रो कर रहे हैं। इसका जो मुख्य उद्देश्य क्या था कि क्यों इसको किया गया, क्योंकि मिलेट्स एक ऐसी क्रॉप है जिसको बहुत कम पानी, जहाँ राजस्थान जैसा इलाका है या फिर गुजरात जैसा इलाका है या कोई ऐसा इलाका है जहाँ पे पानी की समस्या, वहां पे भी हम मिलेट्स को ग्रो कर सकते हैं। दूसरी बात क्या है, मिलेट्स में किसी भी प्रकार का ऐसा कोई केमिकल इनपुट की आवश्यकता नहीं पड़ती, जिसके कारण जो ये केमिकल यूज करने किसान भाई उसको कुछ ज्यादा जरूरत पड़े, तो इसीलिए ये डायरेक्टली बोले या इनडायरेक्टली ये ऑर्गेनिक फार्मिंग को भी सपोर्ट करता है। ऑर्गेनिक ही होता है मिलेट मोस्टली एरिया में, जो मैंने ट्रैवल के दौरान पता किया। और दूसरी एक और बात क्या है कि इसमें बहुत हाई मात्रा में फाइबर कंटेंट होता है, जिसके कारण डायबिटीज जैसी समस्या है उससे भी आपको सोल्यूशन मिलता है। और कुछ ऐसी फाइबर्स की जो समस्या है वो भी, उसके अंदर सबसे बड़ी चीज है, इसके अंदर बहुत सारे ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक बहुत अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं, जिससे आपकी हेल्थ भी अच्छी रहती है। और एक चीज और जो सबसे बड़ी इसमें मिलेट्स में देखी गई है कि जो मिलेट्स अभी जो इंडिजीनियस मैंने जो यात्रा की थी, उसका जो मुख्य उद्देश्य क्या था कि हमारे भारत में बहुत सारा ऐसा ट्राइबल बेल्ट है जहाँ पे इंडिजीनियस, जहाँ पे मिलेट ऑलरेडी ग्रो कर रहे हैं। तो हमारी जो ये यात्रा थी 1 दिसंबर को लालचौक श्रीनगर से चली थी। इसको जो फ्लैग ऑफ किया था डॉक्टर चौधरी इकबाल सर, जो कि डायरेक्टर कश्मीर हैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, उनके द्वारा, और डॉक्टर एम के वर्मा जी जो कि सीआईटीएस इंस्टीट्यूट उनके डायरेक्टर सर के द्वारा। तो हमने जब ये यात्रा वहां से चालू की थी, तो इसको जो मुख्य उद्देश्य था कि हम गाँव गाँव गए थे, रास्ते में जो भी हमारे करीबन 42 से ज्यादा किलोमीटर की यात्रा थी, करीबन 4500 4500 किलोमीटर के करीब ये यात्रा हुई थी। और इस यात्रा में हम गाँव गाँव गए थे और हर एक एरिया से होते हुए ट्रेवल किया था। और इसमें जब हमने इसको ट्रेवल किया था तो हमने सभी किसान भाइयों से मिले थे, और मिलते हुए जो भी हमको पता चलते जा रहा था तो उनके हम मिलेट्स को, हम उसके जो जो वो उगा रहे हैं उसको भी हम अपडेट कर रहे थे। और रही बात मैं हॉर्टिकल्चर की, तो मैं हॉर्टिकल्चर के बारे में बताना चाहता हूँ, जो मैंने खुद अनुभव लिया है। अगर इसमें आप हॉर्टिकल्चर क्रॉप में जाते हैं, जैसे आप कोई भी फल की खेती है या किसी भी चीज में, तो अगर फल में भी जाते हैं तो उसमें आपको क्या है, जो न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन आप, मैंने खुद देखा है, सीआईएसएच एक इंस्टीट्यूट है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर इंस्टीट्यूट, उसमें तेलीबाग में एक फार्म है करीबन 3-4 एकड़ का। उसके अलावा मैंने बहुत सारे ऐसे फार्म है, जैसे जोधपुर में है, उसके बाद झालावाड़ में है, उसके बाद ऐसे बहुत सारे ऐसे फार्म, अगर कोई आप पर्सनली में से नंबर लेना चाहे क्रॉप वाइज, तो वो भी मैं आपको शेयर कर सकता हूँ, जो पार्टिसिपेंट है उनको। तो वो प्रॉपर ऑर्गेनिक कर रहे हैं। तो इसमें क्या है, हॉर्टिकल्चर क्रॉप में जब आप प्लांटेशन करते हैं तो उस समय नीचे इनपुट ऑर्गेनिक खाद देने, जैसे वर्मी कंपोस्ट है या मैन्योर है या कुछ ऐसा, और उसका जो आप रेगुलर देते हैं उसमें आप जीवामृत उसके नीचे डाल के डालें। और उसके अलावा जो सबसे अच्छा मैंने देखा है कि अगर आप इसमें नीचे में मल्चिंग करके चलते हैं, मल्चिंग किस चीज की, या तो आप कोई गेंदा या हल्दी कुछ ऐसे पौधे लगा दें नीचे, या फिर आपका जो भी वेस्ट है एग्रो वेस्ट, उसको आप पौधे के नीचे में
सर्कल जो मतलब 1-1.5 मीटर का जो सर्कल है उसमें आप वो भी जो भी खाद है उसको लगा के मल्चिंग कर लेते हैं। और दूसरा इसमें ट्रैप्स, क्योंकि जो मैंने देखा था एक बार लखनऊ में, जो मैं एक्सपीरियंस शेयर करूँ, तो उनके जो आम के पेड़ थे उसमें माल फॉर्मेशन बहुत ज्यादा होता, मतलब गुच्छे बन के जो नया फ्रूट आता वो खराब हो जा रहा था। तो उन्होंने क्या किया था, सेंटर ओपनिंग कर दी थी, मतलब बीच की जो टहना था उसको काट दिया था, ताकि प्रॉपर रोशनी अंदर तक आती रहे। तो उसके कारण उनको ये सोल्यूशन मिला था, जो उनका माल फॉर्मेशन की समस्या थी वो बहुत जहाँ तक हद तक सॉल्व हो गई थी। उसके अलावा जो एक मेरे को एक्सपीरियंस मिला था कि उसमें जो कुछ कीड़े थे, जो नीचे से चढ़ते हुए ऊपर की तरफ जा रहे थे, मार्बल में से हो या मैं कुछ ऐसे मिलीबग या कुछ ऐसे कीड़े जो ऊपर जा रहे थे, तो उन्होंने क्या किया था कि पौधे के तने में चारों ओर से कुछ क्ले लगा के, जैसे क्ले हम लगाते हैं मिट्टी लगा के, उसके ऊपर सेलो टेप लगा के उसके ऊपर ग्रीस लगा दी थी, जिसके कारण जो भी नीचे से कोई कीड़ा ऊपर चढ़ता था तो वो ग्रीस से फिसल के नीचे उतर जा रहा था। तो ऐसे ऐसे किए थे। और एक जगह जो मेरे को देखने मिला था कि जो किसान भाई हैं, अगर आप जैसे कोई भी फ्रूट्स की बात करें, जैसे अगर आप थोड़ा भी बरसात में देखेंगे तो अमरूद की खेती अगर हम करते हैं, तो अमरूद में क्या है कि कीड़ा अभी जब वो फूल से तो उस समय क्या होता है, एक फ्रूट फ्लाई आके उसमें डंक मार के अंडे अंदर दे देती है, जिसके कारण जैसे जैसे फ्रूट बढ़ता है, और जब हम उसको किसान भाई थोड़े दिन बाद उसको जब तोड़ते हैं तो उसके अंदर से पूरे कीड़े निकलते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जब उसके उसमें उसकी जो कीड़ा है उसको कैसे देखे, उसके ट्रैप आते हैं, फ्रूट फ्लाई ट्रैप। तो आप अपने खेत में कुछ फ्रूट फ्लाई ट्रैप यूज कर सकते हैं, जिसके कारण आपको ये पता चल जाए ये कीड़ा आया है। और उसके बाद आप कुछ ऑयल्स के, नीम ऑयल या फिर आप कुछ ऐसे 10 परनियार्क है, या फिर कुछ ऐसी चीजें हैं इनपुट, अभी जो मैंने एक मेरे फेसबुक पेज पे डाला था, जिसको हम तुम्बा बोलते हैं। तुम्बा एक आप गूगल पे डालेंगे तुम्बा, एक ऐसे बहुत कड़वा फल होता है, सेम लाइक कचरी की जैसे दिखाई देता है, एक वीड होता है जो रेलवे लाइन के किनारे या खुली जमीन पे आपको दिख जाता है, बहुत कड़वा होता है। तो उसके ऊपर एक CIAS इंस्टीट्यूट है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर एरिड हॉर्टिकल्चर, बीकानेर में। उसमें डॉक्टर श्रवण हल्दर सर थे, जो वहाँ पे पहले सीनियर साइंटिस्ट थे, अभी वो NCIPM, नेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट पे अभी सर हैं एज ए प्रिंसिपल साइंटिस्ट। तो उन्होंने इस पे पेटेंट अप्लाई किया हुआ है, उनको मिल भी गया है। तो उसमें जो तुम्बा बहुत कड़वा होता है, आप अपने नियर बाई कहीं भी जंगल एरिया या फिर कहीं खाली जमीन है तो आप देखें फॉरेस्ट में तुम्बा है, बहुत कड़वा होता है, कचरी के टाइप का, छोटा छोटा गोल होता है पीले रंग का। आप गूगल पे डालेंगे आपको मिल जाएगा उसके बारे में, तुम्बा के बारे में। तो वो उसको अगर कलेक्ट करके अगर आप उसका पेस्ट बना के स्प्रे करते हैं तो वो भी आपको यूजफुल हो सकता है। इसके अलावा क्या है कि जब, क्योंकि किसान की समस्या क्या आती है, जब वो अमरूद बाद में तोड़ता है फिर उसको पता चलता है कीड़ा हो गया, तो वो अपने बहुत सारे स्प्रे करता है केमिकल के या फिर ऑर्गेनिक में कोशिश करता है, लेकिन उसे कंट्रोल नहीं होता। क्योंकि उसका जो टाइम होता है जब वो शुरुआत में आती है फल मक्खी, उस समय अगर वो कंट्रोल कर लेता है तो जिसके कारण उसकी वो फसल बच जाती है। ये कुछ ऐसे पैकेज एंड प्रैक्टिस जो मेरे को देखने को मिली है। ऐसे ही मैंने कुछ राजस्थान में एक किसान भाई हैं जो कि बाग है उनका, आंवले का बाग। आंवले के बाग में उन्होंने स्टार्टिंग आंवले से की थी और बेर से की थी। तो उनको जब उन्होंने आंवले और बेर पे इस पे काम किया तो इसके बाद धीरे 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 उनको जिस कंपनी के साथ उनका MOU हुआ जो उनको सप्लाई करते हैं, तो उन्होंने आइडिया दिया कि आप इसके नीचे ये चुकंदर लगा लीजिए। तो उन्होंने चुकंदर लगाया, उस चुकंदर को, बीटरूट को चिप्स के फॉर्म में वो कंपनी को देते हैं, कंपनी उसको पाउडर के फॉर्म में पैकिंग करके, डिहाइड्रेशन करके ऐसे करके बेच रही है। तो ऐसे करके भी वो बहुत सारे वैल्यू एडिशन। और सबसे जो मेरे को अभी तक समझ में आया कि अगर किसान अपना कुछ ऐसा ग्रो करता है और अगर हॉर्टिकल्चर क्रॉप है उसका अगर वैल्यू एडिशन करे तो वो अपना अच्छा रेट ले सकता है, जो मेरा अनुभव है। और इसके अलावा मैं चाहता हूँ कि अगर किसी किसान के अपने कोई प्रश्न हो तो उस पर भी हम 1-to-1 इंटरेक्शन कर सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, मिलेट्स की बात है तो जो मेरा एक सिनेरियो मुझे निकल के निकला है कि मिलेट्स को अगर आप जो इंडिजीनियस है जहाँ पे ऑलरेडी हो रहा है, किसानों की तरफ से क्वेश्चन ये भी उठता है कि सर हम मिलेट तो उगा ले, लेकिन क्या मिलेट की पैदावार कम है। और हमारे यहाँ, जैसे मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ, हरियाणा में धान गेहूं का जो खेत है वो 40-50 हजार रुपए का रेंट पे मिलता है। तो सर इतना तो हमारा रेंट है, हम इसको कवर कैसे करेंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ऐसी मिलेट को, अगर हम MP की बात करें, मध्य प्रदेश में गवर्नमेंट ने अभी इसको अनाउंस भी किया है, जो भी मिलेट्स वहाँ उगता है उसको 10 रुपए इंसेंटिव गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश देगी। क्योंकि इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मिलेट्स को कहीं अगर आप ट्राई भी करें तो अपने घर के लिए ट्राई कीजिए, या फिर जो आपका इंडिजीनियस है या फिर आपका ट्राइबल एरिया, वहाँ पे ऑलरेडी बहुत मिलेट्स हैं। जैसे हम MP में एंटर कर रहे थे तो MP में मैंने जो आदिवासी इलाका आपका शहडोल, पन्ना, रीवा, कटनी, उमरिया से शहडोल, उसके बाद सिवनी, जबलपुर, ये सब एरिया मतलब मैंने कवर किया था। तो इन सभी एरिया में अगर आप जाएंगे तो आपको पौधों और कुटकी बहुत मात्रा में अवेलेबल होगा। हर एक गांव में आपको मिल जाएगा, जो किसान भाई देसी तरीके से उगाते हैं। तो देसी अंदाजा जो उनका ट्रेडिशनल मेथड है, तो आप वहां से भी लेके आप उसकी स्टार्टअप कर सकते हैं। क्योंकि जो अभी सबसे बड़ी समस्या क्या रही है कि हरियाणा पंजाब का किसान अगर मिलेट उगाता है तो उसकी पैदावार कम आती है, उसका रेंट बहुत ज्यादा जमीन का, जिसको उसका कॉस्टिंग बहुत महंगी पड़ रही है। तो जिस रेट से वो बेच रहे हैं उस रेट से उसको मार्केट नहीं मिल पा रहा। और अगर आप ऐसे इंडिजीनियस जो मतलब ट्राइबल एरिया अगर वहां से लेते हैं तो आपको मिलेट एक सस्ते रेट में मिल जाएगा, जिसके कारण आप उसकी B2B या B2C आप स्टार्ट कर सकते हैं।
अगर आप उससे नीचे एमपी से नीचे आप महाराष्ट्र की तरफ जाएंगे तो महाराष्ट्र में आपको पूरा ज्वार मिलेगा। अगर कोई मिलेट के ऊपर काम करना चाह रहे हो तो ज्वार आप इससे महाराष्ट्र से आप नागपुर की तरफ से या अमरावती या फिर अकोला साइड से आप ज्वार सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद अगर आप तेलंगाना और आंध्रा की तरफ जाते हैं तो वहाँ आपको रागी मिलेगी। तो अगर वहां जाते हैं तो तो वहां पे आपको पूरा रागी की बेल्ट मिलेगी, आप वहां से रागी कलेक्ट कर सकते हैं। या फिर आप वहां से कुटकी कनेक्ट कर सकते हैं। ये सब चीजें हैं क्योंकि साउथ में मोस्टली जो आपका तेलंगाना तमिलनाडु एरिया में रागी की बहुत अच्छी पैदावार है, और कर्नाटक में खासकर बेंगलोर एरिया में। तो ये एक मिलेट का है कि आपको किस किस एरिया से आपको क्या क्या क्रॉप मिल सकती है। अगर कोई मिलेट्स पे भी काम करना चाहता है उसमें भी हम उसका वेलकम करते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ अभी रिसेंटली मैं जैसे नीदरलैंड गया था, नीदरलैंड गवर्नमेंट की तरफ से एम्बेसी की तरफ से, तो मैंने नीदरलैंड में देखा कि नीदरलैंड जो यूरोपियन कंट्रीज है उनके स्टैंडर्ड ऑर्गेनिक के बहुत मतलब एडवांस है, मतलब ये बहुत स्ट्रिक्ट एडवांस है। अगर आप कुछ ऑर्गेनिक को लेके अगर नीदरलैंड या यूरोपियन कंट्री में ट्राई कर सकते हैं, अगर आप एक प्रॉपर टेक लैब लैब टेस्टेड या फिर यूएसडी है, या फिर आपका यूरोपियन, अगर यूरोप में जा रहे हैं तो यूरोपियन स्टैंडर्ड है। तो ऐसे करके उनकी यूरोपियन जो लैब्स हैं उनके स्टैंडर्ड जो इंटरनेशनल लेबोरेटरीज है उनसे भी अपना प्रोडक्ट चेक करा सकते हैं। या फिर अगर आप कुछ ऐसा वैल्यू एडिशन करके जाएं मिलेट्स को लेके, क्योंकि अभी जो लास्ट ईयर सेलिब्रेट हुआ था उसमें मोस्टली जितनी भी इंडियन एम्बेसीज हैं अदर कंट्रीज हैं उन सभी ने हर सिटीज में, हर मतलब जो उनके हर कंट्रीज की जो कैपिटल है वहाँ पे मिलेट्स को लेकर उन्होंने एग्जीबिशन किए हैं। या फिर उनके साथ कुछ वहाँ पे जो बायर सेलर मीटें भी हुई हैं। तो अगर आप मिलेट्स में जाना चाहते हैं तो जो मेरा एक्सपीरियंस है, अगर यूरोपियन कंट्रीज में अगर जाए तो आप कुछ वैल्यू एडिशन को लेके आए, क्योंकि यूरोपियन कंट्री में मोस्टली टोटल प्रोडक्ट रेडी टू ईट यूज होता है, सेल होता है। जो मेरा 10 दिन का एक्सपीरियंस रहा हुआ, मैंने एम्स्टर्डम है, जेनोज है, रोटरडम है, मैं बहुत सारी जगह विजिट की, तो वहाँ पे मॉल्स में या सुपरमार्केट में रेडी टू ईट है। तो अगर आप कुछ उस पर रेडी टू ईट लेके या कुछ ऐसे चीज को कंसेप्ट पे आप हैं तो आपके लिए एक बहुत अच्छा मार्केट है। उसका जो कंसेप्ट मैं आपको बताऊँ, आपके पास जो भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है उसका मार्केटिंग का सबसे बेस्ट चैनल है, पहले तो आप उसको सर्टिफाइड करवाइए। अगर आपके स्टेट की गवर्नमेंट एजेंसी है तो आप गवर्नमेंट एजेंसी से एनपीओपी, आपको मैं बताना चाहता हूँ सर्टिफिकेशन बेसिकली दो तरीके के, एक एनपीओपी है और एक पीजीएस है। एनपीओपी जो कराती है वो एपीडा के थ्रू होती है। एपीडा की कुछ सर्टिफिकेट मतलब रजिस्टर्ड, जो रजिस्टर्ड काउंसिल है, रजिस्टर्ड मतलब जो उनकी कुछ ऐसी एजेंसियां हैं, जैसे राजस्थान में रोका है, एमपी में एमपी सोका है, ऐसे ही उत्तराखंड में यूसोका है, ऐसे करके यूपी में यूपी सोका है। ऐसे अलग अलग स्टेट की अपनी अपनी एजेंसी, जैसे गुजरात में गोपका है, छत्तीसगढ़ में अपनी एजेंसी है, ऐसे करके करीबन 26 एजेंसी है, स्टेट्स की भी और कुछ प्राइवेट की। आप उनसे अपना एनपीओपी सर्टिफिकेशन करवा सकते हैं। और स्टेट वाइज में अगर आप जाते हैं तो उसमें क्या है कि जो स्टेट की जहाँ की एजेंसी है वो उसमें कुछ छूट भी, सब्सिडी भी देती है। जैसे आप एमपी में है तो एमपी गवर्नमेंट की है, या राजस्थान का पर्सन कोई राजस्थान से कराता है तो उसको वहां से कुछ सब्सिडी है। तो ऐसे करके हर एक स्टेट की अपनी अपनी एजेंसी, आप एनपीओपी सर्टिफिकेट करवाइए। एनपीओपी के बाद फिर आपको एक इम्पोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस लेना पड़ेगा, और फिर एपीडा के साथ आप जुड़ सकते हैं। और अगर आप एक बार एपीडा के साथ जुड़ते हैं तो उनकी अलग अलग कंट्रीज में बायर सेलर मीट होती है, और एपीडा की एक पोर्टल है उस पर अगर आप अपना प्रोडक्ट डालते हैं तो वहां पे भी आपको बायर मिल जाते हैं। और इसके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे अभी मैंने बताया कि अभी सितंबर में खेती वाला का एक इंटरनेशनल डायलॉग जो अभी इंटरनेशनल जो हम कॉन्फ्रेंस करा रहे हैं खेती वाले ग्रुप, तो आप वहां से भी जुड़ सकते हैं। या फिर अभी आने वाले सितंबर में वर्ल्ड फूड इंडिया का भी एक्सपो होगा तो आप उसमें भी एक बार देख सकते हैं। तो ऐसी चीजें हैं, बायोफेच भी अभी रिसेंटली हुआ है, बायोपैच जो ऑर्गेनिक को लेके, ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म आपको मिलते रहते हैं, उनके साथ आप जुड़िए। और कोशिश कीजिए कि जो आपके फ्रेंड्स हैं, चाहे आपके स्कूल कलीग हो, चाहे आपके कॉलेज कलीग हो, या फिर आप, सबसे ज्यादा जो मेरे को इसमें स्कोप दिखता है, अगर आप फेसबुक यूज करते हैं, फेसबुक और लिंक्डइन यूज करिए। जो आप ऑर्गेनिक को लेके काम करें, आप अपने प्रोडक्ट के बारे में डालिए, या फिर जितना आप उसकी सोशल मीडिया पे मार्केटिंग करेंगे या सोशल मीडिया पोस्टेज करेंगे उतना ही आप उससे ज्यादा और आगे जुड़ते जाते हैं। तो ऐसे करके आप अपने प्रोडक्ट को भी मार्केट में लेके आ सकते हैं जो ऑर्गेनिक में है। या फिर आप ऑर्गेनिक ग्रुप में जुड़िए। और मेरे को जो समझ में आया, अगर आप अपने केवीके से जुड़ते हैं, केवीके एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो जाता है जिससे आप स्टेट यूनिवर्सिटी से भी जुड़ सकते हो और आईसीआर इंस्टीट्यूट से भी। तो आप अपने जो भी डिस्ट्रिक्ट में कृषि विज्ञान केंद्र है उनसे जुड़िए और उनके साथ मिलकर काम करिए। और इसके अलावा अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत है तो आप मेरे को डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं अपना नंबर भी शेयर कर सकता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि अगर किसी किसान भाई के कोई प्रश्न हो तो हम उनके प्रश्न भी ले सकते हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस अलग अलग एरिया का अपना अपना एक अलग अलग एक्सपीरियंस मिला है मुझे। अगर कोई किसान, जैसे प्रोसेसिंग की अगर हम बात करें तो हमने एक मुहिम भी चलाई है, हमारे पास व्हाट्सएप ग्रुप भी है जिसमें हम पूरे ऑल ओवर इंडिया से ऐसे ऐसे एंटरप्रेन्योर्स को लेके आते हैं जो फूड प्रोसेसिंग में डिफरेंट डिफरेंट, जैसे वैल्यू एडिशन, चाहे डिहाइड्रेशन यूनिट हो, चाहे आपकी जैसे आपको कोई भी वेजिटेबल हो उसकी डिहाइड्रेशन है या रेडी टू ईट है, या फिर आपके ऑयल है या कच्ची घानी का ऑयल है, या किसी प्रकार का जैसे सैफलावर हो गया या मूंगफली हो गया,
किसी भी चीज के ऑयल यूनिट लगाना चाहते हैं तो वो भी एक बहुत अच्छा स्कोप है। तो ये सारी चीजें हम इसको कर रहे हैं, और बाकी मैं चाहता हूँ कि अगर मैम किसी का कोई प्रश्न है तो हम उसको ले सकते थैंक यू सो मच। आपने जो है बहुत ही प्रैक्टिकल बातें बोली, और आई एम श्योर कि बहुत यूजफुल है सबके लिए। तो अगर किसी को कोई प्रश्न पूछना है तो आप पूछ सकते हैं अनम्यूट करके, या तो हैंड रेस कर दीजिए या तो चैट में डाल दीजिए। किसी भी तरीके से कोई प्रश्न पूछना है मिलेट्स के बारे में, जैविक खेती के बारे में, आप जो है पूछ सकते हैं। आज के टॉपिक के बारे में कुछ भी जो भी पूछना है। और मैम मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमने जब ये मिलेट यात्रा करी थी तो इसको हम जब ने स्टार्ट किया तो उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से बहुत सपोर्ट मिला, और इसको पीएम अकाउंट और अमित महोत्सव अकाउंट से भी शेयर किया गया, और हमारी चाहते हो विद इन 13 डेज हमको यूनाइटेड नेशन से भी अप्रिसिएशन आया था, यूएन की तरफ से। और हमारी जो यात्रा 2 बार में, हमारी जो यात्रा है यूनाइटेड नेशन के एफए ऑर्गेनाइजेशन और यूनाइटेड नेशन के जो इकोनॉमिक्स एंड सोशल सोशल ऑर्गेनाइजेशन है साउथ एशिया, और एक जिसका वर्ल्ड हेड है, वहां से भी हमको अप्रिसिएशन इस यात्रा का। मैं चाहता हूँ कि जो हमारे साथी जुड़े हैं वो इसको मिलेट को लेके या जैविक खेती को लेके आपके प्रश्न पूछे, कुछ पूछें, क्योंकि उससे पता चलेगा कि आपका क्या एक्सपीरियंस है, या आपको मार्केटिंग को लेके या लीगल को लेके आपकी कोई समस्या है। क्योंकि जब तक हम अपने प्रोडक्ट को नहीं बोलेंगे या हम अपने सामान के बारे में नहीं पूछेंगे या बताएंगे तो हम उससे एक दूसरे को नहीं जुड़ सकते। जैसे अभी हमारे यहाँ पे जितने भाई जुड़े हैं, या हमारा खेती वाला ग्रुप से जो हमारी इस चीज को शेयर किया जा रहा है सोशल मीडिया पे, तो वो एक आपको बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा। जी मैम, किसी का एक एक प्रश्न है? हाँ, एक प्रश्न है कि क्या हाइब्रिड बीज बिना रसायन खेत के सक्सेस हो सकता है? मैम वैसे बिना देखिए, जो रसायन मेरे को भी, खाद के सक्सेस हो सकता है? हाइब्रिड बीज मैं बिना रसायन खाद के सक्सेस हो सकता है? जी मैं बताता हूँ एक्चुअली क्या जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है ना, मेरे को जो साइंटिफिकली कम्युनिटी के साथ मैं बैठा, मैं आपको बता दूं, कोई भी पौधा है उसका प्रैक्टिकल अगर आप देखिए तो वो पौधे को नहीं पता कि वो नाइट्रोजन कहाँ से आई है, पौधे को नहीं पता रहता कि वो नाइट्रोजन कहाँ से आई है, चाहे वो कहीं से लिया है। पौधे को नाइट्रोजन चाहिए नाइट्रेट के फॉर्म में, चाहे आप उसको केमिकल से दीजिए, चाहे आप ऑर्गेनिक से दीजिए, कहीं से भी दीजिए, चाहे वो बीज हाइब्रिड हो चाहे कोई भी हो, उसको नाइट्रोजन चाहिए। तो उसको कोई उससे नहीं है, अगर आप उसमें प्रॉपर नाइट्रोजन की मात्रा और प्रॉपर उसको न्यूट्रिशन दे रहे हैं तो कोई भी बीज उसमें जरूर उगेगा। और अगर अगर जो ये केमिकल की बात है, अगर हम ऐसे बीज हैं जो मैं चाहता हूँ किसान भाई, जो एक बार आप कोई भी बीज को आप एक बार खुद उगा के उसके बाद जो सेकंड टाइम उसका आप बीज खुद बना के रखें, जिससे क्योंकि हो सकता है पहली बार आपको केमिकल मिले, या आप उसको कुछ एक ऐसे एरिया में ग्रो करें जिससे केमिकल की मतलब ना यूज हो रहा, वहां से आप ऑर्गेनिक, या फिर आपके जो फार्मर्स है जो ऑलरेडी ऑर्गेनिक कर रहे हैं आप उनसे भी सीड ले सकते हैं ऑर्गेनिक का, आपको वहां से बिना केमिकल ट्रीटेड आपको सीड मिल जाए। शायद जो है आपको जवाब मिल गया होगा स्वामी। नहीं तो नहीं, मैं चाहता हूँ अगर किसी को प्रश्न ओपन डिस्कशन करें, क्योंकि एक्चुअली क्या कुछ उनके मन में रहता है वो टाइप छोटा सा लिखते हैं। अगर जो भी डिस्कशन हम ओपन करें तो उससे एक और इंटरेस्टिंग चीज होगी कि आपको जो भी प्रश्न हम ओपन, जो भी मेरा मेरा निवेदन है कि जो भी आपके प्रश्न है आप प्लीज ओपन डिस्कशन कर सकते हेलो। हैं। जी जी। राजन, जी आप अपना सवाल जो है अनम्यूट करके पूछना चाहेंगे? जी, कोई भी जो भी भाई है। जी Hello. यस। जी। Myself Nalin Kipagi. Yeah, sir. So what I like to ask is there any micronutrient resources, organic micronutrient resources like the iron, zinc, and boron? देखिए एक्चुअली क्या मैं आपको बताऊं, जो अभी तक मैंने किसान भाइयों के साथ देखा है ना, एक तो इफ्को की एक सागरी, मैं किसी प्राइवेट कंपनी का यहाँ पे नाम नहीं लूंगा, मैं आपको जो किसान के लिए सही चीज है, एक इफ्को की एक सागरिका आती है, उसमें भी बहुत अच्छा हमने उसका रिजल्ट लिया। अगर आप उसमें एज अ फॉइलर भी जाते हैं और या फिर आप जब ग्रो करते हैं, जब आपको सोइंग के टाइम यूज करते हो तो आप उसका सागरिका सीविड एक्सट्रैक्ट नीचे में यूज कर सकते हैं, ऊपर में आप सागरिका या ह्यूमिक एसिड भी यूज कर सकते हैं। या फिर जो मैंने बहुत सारे किसानों के पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस देखा है, तो वो क्या करते हैं कि आपने अपने पास खुद में जैसे ड्रम के अंदर डिकम्पोजर में उसमें कुछ लोहा या फिर कोई भी ऐसे लोहे का पीस डाल देते हैं, या तांबे का पीस डाल देते हैं, या फिर कुछ ऐसी चीज जो भी आपको चाहिए उसके कुछ पीस डाल देते हैं। तो जो मेरे को प्रैक्टिकली किसानों से पता चला तो वो लोग ऐसे करके फुलफिल कर रहे हैं, जो मेरा Yes, sir. एक्सपीरियंस है। जी मतलब वो फुलफिल कर रहे हैं, लेकिन व्हाट हम्म, एग्जैक्टली मिलेट्स ऑलरेडी मिनरल्स के लिए वेल नोन है, और मतलब उसमें जी क्वालिटीज भी है। बट जी अदर देन मिलेट्स, व्हेन वन वुड लाइक टू ग्रो any vegetables or any cereal crops with full of जी nutrition, right? So at that जी time, as a fulfillment of the micronutrient, there should be a standard source, right? जी। देखिए एक्चुअली मैं आपको बताऊं क्या है, जैसे आपका इफ्को सागरिका है वो ऑलरेडी है, उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी हैं। आप अगर Yeah. उनकी लैब रिपोर्ट, क्योंकि इफ्को सागरिका जो थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग है, एक्वा एग्री प्राइवेट लिमिटेड, जो इफ्को का पूरा प्रोड्यूस ये फीड करती है, मैंने उनके साथ भी देखा है। तो कुछ ऐसे वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स उनके पास भी हैं, या फिर कुछ आपके में बोला जाए
प्लांट बेस्ड एक्सट्रैक्ट भी हैं, या फिर कुछ ऐसे जो भी आपके, देखो इसमें क्या है कि जब तक आप जैसे वर्मी की, अभी क्या अगर हम वर्मी कंपोस्ट की बात करें, किसान अगर परचेज करके डालेगा तो बहुत कॉस्टली पड़ेगा, क्योंकि 6 to 7 रुपीज पर केजी से नीचे कहीं भी आपको वर्मी कंपोस्ट नहीं मिलेगा। अगर हाँ, वो तो किसान, मैं चाहता हूँ कि अगर खुद खुद बनाता है तो वहां से वो फीड कर सकता है, क्योंकि अगर आप हाँ, पर्टिकुलर ऐसे जाएंगे कि इतना परसेंट इसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ये मिल जाए, इसमें इतना परसेंट मिल जाए, इतना परसेंट मिल जाए, वो तो केमिकल में ही कर सकते हैं, कि बायोलॉजिकल चीज में आप कंट्रोलेशन नहीं कर सकते कि इसमें इतना अवेलेबल है या इसमें इतना है, या तो इसको जी लेके सर। ऑलरेडी गवर्नमेंट में बहुत सारे इंस्टीट्यूट है। जैसे मैं आपको बताऊं, एक इंस्टीट्यूट है IIFR इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, मोदीपुरम। मैं उसमें जी जी। ऑलरेडी रेगुलर जाता रहता हूँ, उनके डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस चलते हैं। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने ये किया था कि अगर आप फीड करते हैं खाद, जैसे ये मस्टर्ड केक, किसी ने कहा कि आप खेत में अगर मस्टर्ड केक को डालते हैं तो उसमें आपको यूज मिलेगा, कोई कहता है 50%, कोई कहता है 50%, कोई कहता है 30%, 20%। तो उन्होंने ऐसे पैकेज एंड प्रैक्टिस पे भी काम किया हुआ है। अगर आप चाहें तो मैं ग्रुप में आपको शेयर कर सकता हूँ कि डिफरेंट डिफरेंट न्यूट्रिशन पे उसको क्या रिजल्ट मिलेगा। अगर IFSR से आप जुड़ सकते हैं, या फिर एक इंस्टीट्यूट है MPPUT उदयपुर, उनके वहाँ जोनल सेंटर है, तो उन्होंने भी ऐसी टेक्नोलॉजी प्रोटोकॉल डेवलप कर रहे हैं कि जिसके आपको ये, क्योंकि बायोलॉजिकल में जो सबसे बड़ा इशू है कि आपको ये नहीं पता कि किस बायोलॉजिकल में कहाँ पे एक्यूरेट आप उतना ही न्यूट्रिशन ले सकते हैं। अगर आप नीम की बात करें, हर जगह के नीम की अलग अलग क्वालिटी है। ठीक है। सो अभी ये राजन जी का एक और भी लोगों को प्रश्न है, वो मैं पूछ लेती जी हूँ। काफी देर पहले इन्होंने पूछा था। ये बोल रहे जी। हैं कि हिमाचल प्रदेश से हैं, उन्होंने ऑर्गेनिक फार्मिंग ट्राई करी है, उनको जो है कुछ दिक्कतें हैं। उसमें से उन्होंने एक दो दिक्कतें कहाँ लिखी हैं। एक कहाँ से हिमाचल प्रदेश, बेसिकली कहाँ से? हिमाचल ये हिमाचल हिमाचल में कहाँ से? हिमाचल में कहाँ से है? हिमाचल प्रदेश में कहाँ से हैं आप राजन जी? क्योंकि एनी मेरे पास ने जस्ट, मैसेज में डाला है, मैं आपको बताती हूँ उनके प्रश्न क्या है, शायद आपको समझ में आए कि वो क्या बोलने की जी। कोशिश कर रहे हैं। माइट इंसेक्ट, रेड माइट और स्पॉटेड माइट, वो कंट्रोल नहीं होते हैं। उन्होंने मोलासिस ट्राई किए, जो है फ्रेंडली इंसेक्ट अट्रैक्ट करने के लिए नीम ऑयल ट्राई किया, लेकिन वो वर्क नहीं हुआ। तो वो माइट इंसेक्ट्स को कैसे कंट्रोल करें ऑर्गेनिक फार्मिंग में? मैं सबसे बेस्ट इनको इन्हीं के जवाब में बता देता हूँ। आप मेरे को मेरा नंबर ले लीजिए, मैं आपको, मेरे पास जस्ट अभी मेरा एक किसान है जो ग्रुप है किन्नौर का, सेब का, पूरा नेचुरल फार्मिंग का ग्रुप है। वो लड़का 3 साल से कर रहा है। आप उससे प्रैक्टिकली जो आपके एरिया में, क्योंकि देखिए हर एरिया का अपना अपना क्लाइमेट है, इंसेक्ट का अलग अलग टाइमिंग आने का, आप उससे प्रैक्टिकली आपका जो हिमाचल का लोकल एरिया, वो आपकी मदद कर रहा है। मेरे पास पूरे इंडिया कनेक्ट है। मैं आपको आपके लोकल एरिया से वो पर्सन कैसे कंट्रोल करा, वो आपको वहीं से हिमाचल के हिसाब से वो आपको बता देगा। आप मेरा नंबर ले सकते हो, और मैं आपको वहीं के हिमाचल में किन्नौर का है, आशीष नेगी लड़का है, वो ऑलरेडी 3-4 साल से नेचुरल ऑर्गेनिक फार्मिंग को कर रहा है। ठीक है। तो राजन जी, आप जो है उस ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, मुझे लगता है आपके सारे प्रश्नों के जवाब मिल जाएंगे। आपका नंबर शेयर कर दीजिएगा, चैट में शेयर कर दीजिएगा, ताकि ये कैसे एडवोकेट बायोमास लेके आ सकते हैं मिट्टी में। देखिए इसका क्या है कि जो भी आपका एग्रो वेस्ट है उसको वहीं की वही डिकम्पोज करें, या फिर आपके जो भी, क्योंकि देखिए इसमें बायोमास कहीं से भी लाएंगे तो चाहे तो आप कोई भी आपका एग्रीकल्चर वेस्ट है उसको वहीं डालेंगे, या फिर मल्चिंग है, मल्चिंग को लेके डाल सकते हैं, या फिर आप अपनी जो भी खाद है उसको यूज करके डाल सकते हैं। कि बायोडाइवर्सिटी में तो ये ना कि आप उसको, फिर अगर बायोडाइवर्सिटी की बात है तो आप अलग अलग प्लांटेशन करें, डिफरेंट डिफरेंट मिक्स फार्मिंग करें, जैसे डिफरेंट डिफरेंट लेयर में करें, तो वहां से आप उसको बायोडाइवर्सिटी धीरे धीरे डेवलप कर सकते हैं। और अगर अगर आप नमी बना के भी रखते हैं तो उस पर थोड़ा सा मल्चिंग करके रखते हैं, तो आपके ऑटोमेटिकली जो माइक्रोब्स हैं नीचे वो पूरे पूरे इकट्ठे होते रहते जी सर, अगर मैं आपकी अनुमति हो तो अभी जो एक किसान थे ऑर्गेनिक में जो कीट नियंत्रण की समस्या आ रही थी, अगर आपकी हैं। अनुमति जी हो तो उनका सलूशन हम बता दे रहे हैं उनको। हाँ, बता सकते इस- हैं, बताइए। हाँ, कंट्रोल के लिए बिवेरिया बेसियाना एक सूक्ष्म वो बैक्टीरिया आता है जो दिमाग को कंट्रोल करता है। वो आसानी से कहीं से भी उपलब्ध करके उसका स्प्रे कर सकते हैं। अगर बेबेरिया बेसियाना नहीं मिल रहा है तो बेसिलस एक बैक्टीरिया आता है, जैविक कीट नियंत्रण के रूप में काम आता है। बेसिलस हाँ बैक्टीरिया नहीं मिल रहा है तो लैक्टोबैसिलस भी अगर बैक्टीरिया मिल रहा है, आप स्प्रे करके वो कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरी चीज क्या है, इसमें जैसे अग्निनास्त्र और ब्रह्मास्त्र का बीच बीच में समय 15-15 दिन के बीच में हमें स्प्रे करते रहना चाहिए। मैं आपकी बात अरे समझ रहा हूँ। देखिए देखिए एक्चुअली क्या है, मैं हाँ, आपको बताऊँ, ये हाँ, सारे बायो कंट्रोल आपकी बात सही है, मैं भी इस चीज को, लेकिन क्या है, जो हिमाचल का एरिया मैं आपको बता दूं, वहाँ पे क्या है, इनपुट की अवेलेबिलिटी नहीं है, क्योंकि इसीलिए मैंने इनको बताया कि जो मेरा एक किसान भाई है उसके साथ मैंने काम किया है, पिछले 3 साल से कर रहा हूँ। इसीलिए मैंने इनको बोला कि वहाँ पे जो लोकल अवेलेबल है, ये इसलिए वो उनको वहाँ पे, क्योंकि हमारे प्लेन एरिया में हर चीज अवेलेबल हो रही है, जो
हिली एरिया, वहां पे अगर एक 5 किलो 10 किलो की भी चीज जाती है तो उसके लिए बहुत सारी चीज, एक सिस्टम तैयार हो जाता है, मतलब करना पड़ता है कि कोई भी पहाड़ों में लेके जानी है वहां पे। तो इसलिए मैंने इनको कहा कि अगर आप आशीष नेगी जी से कॉन्टेक्ट करेंगे तो वो आपको ऐसी चीज बता देंगे जो आपके रेगुलर वहाँ अवेलेबल है। नहीं, जी दूसरी चीज क्या है कि देखिए, प्राकृतिक खेती करने से होता है, प्रकृति कहती है कि जितना आप मुझसे ले रहे हो उतना हमें बदले सही में बात। हमको चाहिए, जितना हम्म, अवशेष चाहिए। अब क्या है कि किसी ठीक। की हमारी ताकत नहीं है कि हम किसी भी पौधे को न्यूट्रिशन दे पाए नहीं दे पाए, वो पर्याप्त मात्रा में, भरपूर मात्रा में मिट्टी में उपलब्ध, सारे न्यूट्रिशन सारे मिनरल्स उपलब्ध हैं, मगर वो क्रियाशील ठीक। उस स्तर पे नहीं जिस स्तर पे पौधे की आवश्यकता है, लिक्विड फॉर्म में चाहिए। और जो पौधे का जो ओके। सिस्टम कनेक्टिविटी होती है वो सूक्ष्म बैक्टीरिया ही कर पाएगा। किसी की ताकत नहीं है कि वो, अगर मैं डीएपी लेके चला जाऊं या सागर का लेके चला जाऊं, वो भी बीच में जो ऑब्जर्वेशन और जो कार्य करने की स्थिति में जो कन्वर्ट करता है, उसको नाइट्रोजन का नाइट्रेट के रूप में कन्वर्ट करता है, जो करने के जो उसको उस जी। अवेलेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने की जो प्रक्रिया है वो सूक्ष्म बैक्टीरिया ही कर पाते हैं। ओके। अदरवाइज कोई जी किसी की ताकत ही नहीं है कि हम उसको आर्टिफिशियल के रूप में हम उसको कन्वर्ट करके पौधा जी। उसको ग्रहण कर ले। वो हमारे ओके। दिमाग में साइकोलॉजी अलग रहती है कि हमने उसमें इतना नाइट्रोजन डाला, इतना यूरिया, इतना डीएपी, या इतना हमने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स डाला, या हमने इतना स्प्रे किया। वो जैसे हम डालते जी वो ज्यों का त्यों का त्यों पड़ा रहता, वो जी। क्रियाशील अवस्था उसको ठीक है ऑब्जर्वेशन। दक्ष दक्ष जी, जी आपका मैं सवाल आपसे, क्या है? दक्ष जी आपका सवाल क्या है? कोई नहीं कोई नहीं, मैं माफी चाहता हूँ एक्चुअली, क्या इसको हमें जल्दी बाइंड अप करना पड़ेगा क्योंकि एक्चुअली मैं दिल्ली में आ रखा हूँ और हाँ। मेरे साथ एक पद्मश्री फार्मर है, पद्मश्री, जिनके अभी वो दिल्ली पहुंचे तो उनको मैंने गेस्ट हाउस में छोड़ के आया हुआ हूँ। और मेरे को भी अभी, मैं भी कहीं और मीटिंग में आया था, मैंने उनके उनके पास से बैठ के उनके लैपटॉप से मैं मीटिंग ज्वाइन किया हूँ। तो हम अगर जल्दी से इसको 3-4 मिनट में बाइंड अप कर ले, क्योंकि सभी साथी मेरे लिए कहानी रुके हुए हैं, तो अगर किसी का तो कोई बस एक प्रश्न हम उसको ले सकते हैं। आखिरी सवाल ले लेते हैं जो चैट में है। उसमें लिखा जी है कि ऑर्गेनिक और प्राकृतिक में अंतर क्या है? मैम, ये जो क्वेश्चन है ये सबसे, अगर आप बोले मैं कैसे बताऊं, एक तो गवर्नमेंट के तरीके से बताऊं, पब्लिक के तरीके से बताऊं, क्या एक्सपीरियंस के, पहले आप मेरे को ये आपके एक्सपीरियंस बताइए। से बताइए। देखिए एक्चुअली क्या है, ऑर्गेनिक और प्राकृतिक, ये दो वर्ड है, मार्केटिंग वर्ड। ठीक है, हाँ। मैं आपको खुल के बताता हूँ, ये दो है मार्केटिंग वर्ड। हर प्राकृतिक चीज ऑर्गेनिक है, हम्म। जो गवर्नमेंट के लॉ है या गवर्नमेंट की जो मार्केटिंग है या पब्लिक की जो मार्केटिंग है, किसी का नाम नहीं लूंगा मैं, आप सब समझ गए होंगे प्राकृतिक फार्मिंग किसके नाम से चल रही है, ऑर्गेनिक और कैसे चल रही है। हर प्राकृतिक चीज ऑर्गेनिक के अंदर है और हर ऑर्गेनिक चीज प्राकृतिक के अंदर नहीं है, फार्मिंग के अंदर। ऑर्गेनिक का मतलब हो गया कोई भी ऐसी चीज जो बायोलॉजिकल हो, चाहे आप कहीं से भी खरीद के परचेज करके डालें, चाहे आप बायोलॉजिकल हो चाहे आप कोई भी चीज हो। लेकिन नेचुरल फार्मिंग में ये कह रहे हैं कि आप माइक्रोब, कोई माइक्रोब परचेज करके नहीं, बायो कंट्रोल परचेज नहीं करेंगे, आप भी कोई भी ऐसी चीज नहीं करेंगे जो भी आपके कीड़े लग जाए, आप ब्रह्मास्त्र या लोकल चीज को यूज कीजिए। इनपुट है, आप खाली अपने खुद की जीवामृत घनजीवामृत से कीजिए। तो वो ये चीज कह रहे हैं कि इस चीज को नेचुरल फार्मिंग में ये कह रहे हैं कि आप कोई भी बायो कंट्रोल या बायो इनपुट या बायो फर्टिलाइजर परचेज करके नहीं डाल सकते, एक खाली देसी गाय की डिपेंडेंसी पे रह के आप करेंगे। और ऑर्गेनिक में ये कह रहे हैं कि आप कुछ भी चीज लीजिए लेकिन बायोलॉजिकल ऑर्गेनिक सर्टिफाइड परचेज करके आप कहीं से भी बायो कंट्रोल, आप जैसे अगर हम देखो माइक्रोब से, आपको किसी भी साइंटिस्ट ने, किसी भी कंपनी ने कहीं रिसर्च किया, जो माइक्रोब अच्छा लगा उसकी मल्टीप्लिकेशन करी, उसकी कॉलोनी डेवलप करी, उस बायो फर्टिलाइजर को लेके मल्टीप्लिकेशन करके फार्मर को दे दिया। नेचुरल फार्मिंग में क्या किया, वो कह रहे कि परचेस करके नहीं डालना, जो आपके खेत का उसी को मल्टीप्लाई कीजिए। ये एक बेसिक कंसेप्ट है, अगर हम इस पर डिबेट करना चाहें तो बहुत लंबा डिबेट हो जाएगा। ये पॉलिटिकल वर्ड है और ये मेरे नाम तेरे नाम वाला सीन हो रखा है कि मेरे को मेरा नाम चाहिए, आगे तो मेरे नाम से फार्मिंग चलनी चाहिए। ये एक बहुत अलग चीज हो रखी है आज के टाइम तो पे। मतलब और आपके हिसाब अब से ऑर्गेनिक और प्राकृतिक में कोई अंतर नहीं है? कोई देखिए, जो आप बेच रहे हैं, मतलब मार्केट में इंटर, आप देखिए इंटरनेशनली ऑर्गेनिक बिक रहा है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनिक के हैं, इंटरनेशनल इंडिया में जो एजेंसी सारी ऑर्गेनिक सर्टिफाइड कर रही हैं, इंडिया से जो एक्सपोर्ट हो रहा है सारा ऑर्गेनिक के नाम पे हो रहा है, एजेंसी सारी है यूरोपीय स्टैंडर्ड ऑर्गेनिक है। नेचुरल के नाम से भी स्टैंडर्ड डेवलप नहीं हुए। नेचुरल में आपको ये नहीं बता सकते किसकी गाय ने क्या खाया, कैसा खाया, कितना खाया, सबका अपना अपना न्यूट्रिशन वैल्यू है। अगर आप कहते हैं कि ये गाय ये खा के ये खा दे रही, पता चला किसी की जंगल वाली गाय है, वो जंगलों में घूम घूम के अच्छी चीजें खा रही है, उसकी कंपोस्टिंग वैल्यू अलग आ रही है, जो पर्चे जो और उसकी अलग है। तो ये दोनों चीज बहुत अलग है, ये पॉलिटिकल वर्ड हो रखा है कि सबको अपना अपना नाम फेमस। लेकिन अगर देखा जाए टोटली गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस बोले या फिर जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में भी ये है कि आप ऐसी चीज यूज करें जिसका कोई रेसिडुअल इफेक्ट ना आए लास्ट में चल के। तो वही है, अगर आप ऑर्गेनिक करें, नेचुरल करें, आप अपनी मार्केट देख के करें, क्योंकि नेचुरल के करने के चक्कर में आप बाहर से कुछ भी इनपुट नहीं डालेंगे तो आपकी ऑलरेडी
सारी चीज डाउन चली जाएगी, पैदावार कम हो जाएगी, फिर आप चाहे ऑर्गेनिक लेके घूमे या कुछ भी लेके घूमे। अच्छा, शुगर केन को बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट की जरूरत नहीं होती है, तो उसका नेचुरल मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं? न्यूट्रिशन की उसमें देखो, मेरे जो किसान भाई हैं उसमें जनरली पानी के साथ जीवामृत चलाते रहते हैं, जो मेरे साथ ऑर्गेनिक फार्मर जुड़े हुए हैं, या कोई भी इनपुट चलाते रहते हैं, या फिर क्योंकि मैंने कई बार देखा कि महाराष्ट्र में देखा ड्रिप के ऊपर भी मैंने देखा गन्ना बहुत अच्छा हुआ है। अगर कुछ ऐसी रेगुलर यूज करके चलते हैं तो वो ऐसा, देखो इनपुट सारे वही हैं। अगर आपका वो कहावत है ना, घर की मुर्गी दाल बराबर, अगर आप ऑर्गेनिक खुद बना रहे हो इनपुट, तो आप जब मन चाहे पानी चला रहे हो, जब सारी खाद उसके साथ में डालते रहे। तो मैम अगर, हाँ, क्योंकि अगर आप मेरा मोबाइल नंबर ले लें तो उसके कारण क्या है कि जितना कांटेक्ट हम उसको और आगे कंटिन्यू कर सकते हैं इसको। आपको या फिर मोबाइल आप चैट में डाल दीजिए, या तो मुझे बोल दीजिए, मैं चैट में डाल देती हूँ। 8962 8962 95 95 56 56 85, 65 और 85 लास्ट में 85 है। 85। ठीक है, तो ये मैंने नंबर आपका चैट में डाल दिया है, तो आप लोग डायरेक्ट जो है इनसे कनेक्ट हो सकते हैं। और जो है इनके ग्रुप्स भी हैं जहाँ पे आपको हर प्रकार की सहायता मिलेगी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय निकालने के लिए। मालूम है कि आपको समय की बहुत नहीं, कमी है, एक्चुअली कि मेरे आप साथ नहीं, बात तो के- समय वाली नहीं। एक्चुअली क्या है, मेरे एक फार्मर वो है जो छत्तीसगढ़ में हमको लास्ट ईयर पद्मश्री मिला है, तो वो आदिवासियों के साथ इंडिजिनियस काम करते हैं, तो गवर्नमेंट की तरफ से भी वो यूके जा रहे हैं, तो वीजा के काम से वो आए हुए थे, तो वो मेरे साथ ही थे। तो मैंने उनको गेस्ट हाउस में, क्योंकि मेरी अभी, क्योंकि मैं आपको टाइम, क्योंकि आपने ऑलरेडी सबको बता दिया था टाइमिंग को, मैं चेंज नहीं कर सकता था, तो मेरी ऑलरेडी, मैं किसी 5 तारक हूँ जो बायोफ्यूल पे काम करते, रेसिडुअल पे इसको करके सब एनर्जी फॉर्म करते, तो उनके साथ मैं एक मीटिंग के लिए आया था, तो मैं उन्हीं से उनका लैपटॉप लेकर मैं बोला मेरे को तो मीट अटेंड करनी है, तो इसलिए। बहुत बहुत ठीक है, कोई धन्यवाद नहीं, हम मिलते हैं फिर। समय निकालने ओके। के लिए नीरज कुमार जी। और ओके। आपने बहुत अच्छा मैं चाहता हूँ ना, डॉक्यूमेंट करी जिसके है। किसान के जो भी नीरज कॉन्टेक्ट कुमार जी पर्सन है का, वो मुझे पर्सनली भी कॉन्टेक्ट कर सकते यस, आपका नंबर शेयर्ड है चैट में। नीरज कुमार जी का, किसी को हैं। कोई प्रश्न है उनसे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। उनके जो रेलेवेंट ग्रुप्स हैं उसमें वो आपको ऐड भी कर देंगे। और लॉग आउट करने के पहले मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि एक फीडबैक फॉर्म है जो कि चैट में शेयर किया है हमारे केवी डायलॉग्स की टीम ने, उसको आप क्लिक करके अपना फीडबैक दें, ताकि आपके फीडबैक के ऊपर से हम इस केवी डायलॉग को सुधार सके, उसको बेहतर बना सके। आप कोई टॉपिक कवर करना चाहते हैं तो आप टॉपिक्स के बारे में भी फीडबैक फॉर्म में डाल दीजिए। कोई स्पीकर सजेस्ट करना चाहते हैं तो वो भी आप डाल दीजिए। फीडबैक फॉर्म जरूर भरिएगा लॉग आउट करने के पहले, ताकि हमको जो है कैसे सुधार ला सके उस टाइप की जानकारी मिल सके। वो एक कहावत होती है, अगर हमारी अच्छाई है तो दुनिया को बताएं, अगर हमें कोई कमी है तो हमें बताएं, क्योंकि हमें सुधा। इसके लिए फीडबैक फॉर्म बनाया है। और आपका ओके। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका जो है ओके। आपका टाइट शेड्यूल में समय निकालने के लिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत अच्छा सेशन रहा। और आपका नंबर शेयर कर ही दिया है।